हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। ये जो टॉपिक्स है वो एक साइंटिस्ट थे जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जब आया था उसके ही इक्विवेलेंट टाइम में बहुत फेमस एक लॉ दिए थे, उसके बाद ही ये आया था। तो उस साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन। आप जानते होंगे जॉन डाल्टन बहुत नोटेबल साइंटिस्ट है और वो जो लॉ दिए सबसे पहले प्रयास किए एटम के मॉडल को प्रोवाइड करने का कि क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बहुत दिनों से अभी तक टिल नाउ अभी तक कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम्स है कि मैटर क्या है, मैटर का क्या स्ट्रक्चर्स है, मैटर का इंटरनल कंपोजिशन क्या है, इस सब के बारे में बहुत जद्दोजहद चल रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है। उस समय में सबसे पहला साहस जॉन डाल्टन किए और वो लिख डाले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज के बारे में। उनका जो अपना जीवन है वो बहुत ही क्रिटिकल समय से वो गुजरे थे और उनका जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट आप लोग पर ये सभी पर ये यथार्थ होता है जिसको इसमें हौसला होता है, जिसमें कुछ कर गुजरने का शक्ति होता है, वो जरूर कुछ न कुछ अपना वे को रास्ता को खोज लेता है। वही काम किए जॉन डाल्टन्स। तो आप लोग का टॉपिक तो मालूम हो गया होगा। आज का टॉपिक हो गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहले इसको नोट करना है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हम ध्यान दीजिएगा, बहुत नोटेबल टॉपिक्स है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको एक्सप्लेन कर रहा है। एक चैप्टर का ही आपका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप तो बोले थे ये तो हम सर क्लास 9th में 10th में पढ़े होंगे, लेकिन आपका नॉलेज को अभी आप जा पढ़ेंगे जानेंगे बहुत अच्छा इलेबोरेट करेगा। ये आपके जो प्रीवियस नॉलेज को एक्सप्लेन करेगा। अब देखिए कैसे एक्सप्लेन करता है, ये क्या है, सबसे बारे में इनके बारे में जानिए कि ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्यों बहुत सारा थ्योरीज था, बहुत इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग के सामने अभी भी ये थ्योरी रखा गया, अभी भी इसका एग्जिस्टेंस है। तो क्यों इसका, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फर्स्ट व्यक्ति थे डाल्टन्स। ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट हुए जो एटम का जो मॉडल प्रोवाइड करने का जो कोशिश किए, वो मॉडल मैटर का इंटरनल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर कहिए बताने का कोशिश कि मैंने कर रहा है। ये एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्या एटम मैटर का क्या कंपोजिशंस है, ये सारे इस थ्योरीज के द्वारा हम लोग पता लगा लेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे कुछ इस टॉपिक्स के आज की वीडियो में। उसके बाद इनका जो जो मेन पॉइंट्स दिए उनके बारे में, जो उस पॉइंट्स को हम लोग मेन पॉइंट्स भी कह सकते हैं, पोस्टुलेट भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और उस पोस्टुलेट्स जो एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, किस पॉइंट से रिलेटेड है उसके बारे में भी हमको देखना है। और फाइनली हमको देखना है कि इस थ्योरीज में क्या डिफेक्ट आया, क्या इसका लिमिटेशंस था, क्या इसका ड्रॉबैक था, उसको भी पॉइंट आउट करेंगे। और ड्रॉबैक को सुधारा गया, ड्रॉबैक को सुधारा गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के द्वारा। ये सारा डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड है। इसके बारे में हम एक एक करके क्या जानना पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या जानेंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन्स के बारे में कुछ जान लीजिए। ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी क्या हमको बताना चाह रहा है, ये पर नोट कर लीजिए कि दिस, इसमें नोट करना है कि दिस थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल explain the internal या ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर based on various concepts
बेस्ड ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट्स। अब क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है, वेरियस कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या इसके बारे में ये बताया। तो वेरियस कॉन्सेप्ट में आप जानिए, ये जान लीजिए कि सबसे पहला फर्स्ट जो एक ग्रीक फिलोसफर थे उनका नाम था डेमोक्रेटिस। तो डेमोक्रेटिस साहब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताए थे मैटर्स के बारे में, और उस मैटर्स की जो बात वहां पर बताया गया था, उस बात से जो मेन पॉइंट्स था, जो उसका जिस्ट था, उसको ही लेके डाल्टन साहब एक्सप्लेन करना शुरू की। और बहुत अच्छा, जिस समय में ये थ्योरीज आया था, तो आप जानेंगे, हम लोग लिखेंगे ही 1808 में, उस समय में बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग के सामने में आ गया था। उस समय में हम लोग एलिमेंट्स के बारे में जान गए थे, उस समय में मॉलिक्यूल्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आ चुका था। तो वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो नतीजा हुआ, जो रिजल्ट्स हुआ, उस सारे रिजल्ट को अपने ये मॉडल में, अपने थ्योरीज में ये कह डाले। और वो क्या कहें, इसके एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या क्या बात की है, तो इसमें लिख सकते हैं कि वेरियस कंसेप्ट्स आया, कि इसमें लिख सकते हैं कि दीज कॉन्सेप्ट्स related with explanation of एटम्स को इसको नहीं कह के यहां पर एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, and even laws of chemical combinations, इसके लॉज, ये सारा, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ये सारे, ये जो कॉन्सेप्ट्स था, वो कॉन्सेप्ट को एलाबोरेट करने के लिए इनको एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का, मिक्सचर का, ये, या यहाँ पर कंपाउंड्स के फॉर्म में हम लोग कंपाउंड्स एटम कहेंगे, जिसको मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इसके बारे में, मिक्सचर्स के बारे में, ये सारा कॉन्सेप्ट को अपने पास ये एक कोगुलेट किए, एक जगह उसके आइडिया को जनरेट किए, जनरेट करने के बाद अपने एटॉमिक मॉडल्स को प्रोवाइड किए। लेकिन सबसे पहले इनके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लीजिए कि डाल्टन्स जो थे, उनके बारे में कुछ खास बातें हैं जिससे आप लोग बहुत इंस्पायर होंगे। क्या है कि जिसको अपना कुछ करने का इरादा रहता है, वो जरूर कुछ न कुछ कर लेता है। ये डाल्टन्स के कैरियर जीवन से हम लोग सीख पाते हैं। उनके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको हम नोट कर देते हैं, एक एक करके समझा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अभी बताए थे कि जॉन डाल्टन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको हम बता देते हैं। इसे आप कुछ जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो जान लीजिए। हम बताए कि जॉन डाल्टन्स स्ट्रक्चर ऑफ मैटर बताने के लिए सबसे पहला प्रयास इस न्यू मॉडर्न पीरियड ऑफ केमिस्ट्री में वो किए। उससे पहले एंशिएंट केमिस्ट्री में बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स आया था, लेकिन हम लोग के मॉडर्न केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जान रहे हैं। इनके बारे में जानिए कि ये बहुत ही गरीब फैमिली, एक वीवर था। वीवर जानते हैं ना, जो कपड़े को बुनते हैं, बुनने वाले फैमिली में ये जॉन डाल्टन पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी वीवर का काम करते थे, ठीक है। इनके बारे में जानिए, जब ये 12 ईयर के थे, क्लास उसमें छोड़िए, 12 साल के एज में ही ये साइंस टीचर के रूप में अपॉइंट हुए स्कूल में। 12 साल के में देखिए, खेलने कूदने का उम्र था, लेकिन एज ए साइंस टीचर के 12 ईयर के एज में साइंस टीचर के रूप में अपॉइंटेड हुए, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारा सब्जेक्ट पढ़ाते थे। मल्टी टैलेंटेड, नो डाउट। नेक्स्ट, ये उसके एक्सपीरियंस इनका इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया एजुकेशन सिस्टम में कि 17 साल, जब वो 19 साल के हुए, 7 साल के बाद, तो वो उस स्कूल्स के जहाँ वो पढ़ा रहे थे एज ए टीचर, उस स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में अपॉइंट हो गए।
इनका इतना ज़्यादा प्रभाव अपने बच्चे पर था कि वो एज ए क्या प्रिंसिपल उस स्कूल में अपॉइंट हो गए। ये अपना जीवन यापन पूरा मैनचेस्टर, एक इंग्लैंड का बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, जानते हैं मैनचेस्टर, वहाँ पर किए थे। ये इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे और वो मैनचेस्टर में अपना सारा करियर अक्सरहा टाइम वो इन्वेस्ट किए। उनमें बताए जो अपना टाइम था, जीवन यापन का जो टाइम था, जीवन का पूरा अगर टेन्योर निकाला जाए तो अक्सरहा काम उन्हें अक्सरहा वो टीचिंग में, नहीं तो क्या रिसर्च काम में, रिसर्चेज में वो लगा अपना टाइम का, जीवन का अक्सरहा समय वो इन्वेस्ट कर दिए। नेक्स्ट में जब 1808 का बात आया, ये 1800 ये जो टाइम बता रहे हैं वो 1796 का है। और ये जो इनका जो जन्म हुआ था, ये बिलोंग्स तो किए थे वो 1766 में, ध्यान दीजिएगा 1766 में। और 96 में ये सब काम वो कर लिए अक्सर रिसर्च काम में। और रिसर्च काम में अक्सरहा जो टाइम इन्वेस्ट किए 1808 में, इनमें ये एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट किए डाल्टन द्वारा, और जो उनके जीवन का क्या हुआ टर्निंग पॉइंट। सारे व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे घटना घटता है जो उनके करियर को उनको ओरिएंट कर देता है, अपने उद्देश्य जिसके लिए वो जन्म लिए हैं उस उद्देश्य की तरफ उनको आगे बढ़ाया। तो इनका टर्निंग पॉइंट था कि वो जो एटम्स के थ्योरी के बारे में प्रेजेंट किए, और वो उनका स्टडी ऑफ मैटर से ये पूरे दुनिया में हम लोग के सामने में, अभी भी हम लोग के सामने में ये जिंदे है, लाइव है। क्योंकि इनका एटॉमिक थ्योरी का जो कंसेप्शंस था, जो उस समय में, देखिए बहुत पहले का समय है, उस समय में साइंस का उतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सब ये डाले। ये अपना इम्यूजिशन, अपने किताब बुक इस नॉलेज के अनुसार, क्योंकि इक्विपमेंट का तो बहुत अभाव था उस समय में, एक्सपेरिमेंटल डाटा का बहुत सारा लैसेस था, तो उसको वो पूरा करते हुए अपने मॉडल दिए। तो जानिए इनके इंस्पिरेशन से कि एक वीवर फैमिली बुनने वाला आजकल हो गया, पापा नहीं पैसा दे रहे हैं हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, खुद जो खुद कुछ करने वाले होते हैं खुद कहीं ना कहीं रास्ता को खोज लेते हैं। ओके, अब इनके बारे में जो ये एटॉमिक मॉडल्स प्रोवाइड किए उसका मेनली वैसे तो बहुत सारा फैक्ट पॉइंट्स है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार, जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक माना गया है, उसमें से 8 पॉइंट उसको बता रहे हैं। नोट कर देते हैं, एक करके पॉइंट को एक्सप्लेन कर देते हैं। सारा पॉइंट के अंदर बहुत बातें हैं, बात तो बहुत छोटा एक लाइन में लिख दिए हैं, लेकिन उसके अंदर अगर जाइएगा, जाना है, हम समझा रहे हैं, आपको समझाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया सब आएगा। ओके, तो हम लोग का टॉपिक अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनका जो मेन पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स कहेंगे, किनका, जॉन डाल्टन्स का। ओके, हाँ, अब हम लोग अपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट्स है, जो मेन फैक्ट्स है, पॉइंट्स है, उसके बारे में पहले हम नोट कर दिए हैं, क्योंकि नोट करने में ज़्यादा समय लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है, लंबा ना हो, उसके एक एक करके हम समझा देते हैं। एकदम पूरा केयरफुली इसको सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझा हुआ चीज़ बहुत दिन तक रहेगा, जल्दी भूलेंगे नहीं। देखिए सबसे पहले क्या की डाल्टन, मेन पॉइंट्स में कि डाल्टन ही टेल्स, वो तो जनरली अब लैंग्वेज आप लोग खुद बढ़िया से बना के दे सकते हैं। ऑल मैटर इज मेड बाय, किसके द्वारा, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, बहुत छोटा, ऐसे पार्टिकल से मैटर बना हुआ है जो इंडिविजुअल बहुत छोटा है, माने इतना छोटा है, अल्टीमेट कहिए, अल्टीमेट पार्ट, बहुत छोटा पार्टिकल है, नेकेड ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, ये पार्टिकल है। उस पार्टिकल का नाम दिए वो क्या, एटम। फर्स्ट पॉइंट कि दुनिया का सारा सब्सटेंस जो बना हुआ है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, सारा सब्सटेंस यानी कि मैटर, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को वो नाम दिए एटम। एक्चुअली एटम जो ये वर्ड था, ये लैटिन वर्ड है, बताए थे ना, ग्रीक फिलोसफर थे, उनका नाम था डेमोक्रेटिस, उन्होंने बताया था कि एक वर्ड के बारे में कि मैटर्स, ब्रह्मांड जो है मैटर से बना हुआ, मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, वो जिसको हम लोग फर्दर काट नहीं सकते हैं, तो वो जो लैटिन नाम हुआ उसका नाम हो गया एटोमियो। क्या नाम हो गया, एटोमियो। तो वर्ड दिख दिया, वर्ड एटम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैटिन वर्ड एटोमियो, दैट मीन्स अनकटेबल, जिसको हम लोग काट नहीं सकते हैं और जिसको हम लोग अल्टीमेटली हम लोग देख नहीं सकते, बहुत छोटा फाइन पार्टिकल्स।
ओके, फर्स्ट पॉइंट दिमाग में गया कि जो हमारा ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो मैटर से बना हुआ। अब मैटर किससे बना हुआ? जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग फर्दर काट नहीं सकते हैं। उस पार्टिकल का नाम दिए एटम। एक्चुअली डेमोक्रेटिस द्वारा वर्ड यूज किया गया था, क्या? एटोमियो। ये वर्ड देखिए, ए डैश टोमियो, जिसका मतलब अनकटेबल होता है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट्स, जो भी एक एलिमेंट से, जानते तत्व है, एक एलिमेंट्स के जितने एटम्स होंगे, सपोज कीजिए कि ये कार्बन एक एलिमेंट्स है और ये नाइट्रोजन एलिमेंट्स है, तो इसके जितने एलिमेंट्स के जितने एटम होंगे, सपोज कीजिए इसके 10 एटम्स है, इसके 12 एटम्स है, ये जो 10 एटम्स है या 12 जो एटम्स है, वो सारा एटम्स, ये जो इस एक कार्बन का जो 10 एटम्स है और नाइट्रोजन का जो ये 12 एटम्स है, उसका शेप, साइज और मास बिल्कुल सेम होगा। माने इसका जो शेप होगा सारा 10 एटम का एक जैसा आइडेंटिकल होगा। आया समझ में? एक ही फैक्ट्री से जो टुकड़ा ईंट, मान लो एक जगह एक फैक्ट्री से एक भट्टा से ईंट बना, ईंट का जो फर्मा होगा उस भट्टे के फर्मा के अनुसार होगा। ईंट का जो डायमेंशन होगा वो अगर एक फर्मा का है, एक जगह का है, तो उसके सारे ईंट का जो शेप, साइज, जो डायमेंशन सेम रहेगा। हो सकता है कि दूसरा ईंट दूसरे जगह जो बना हुआ है उससे वो मैच नहीं करेगा। तो वही कहता है कि उसका क्या चीज शेप रहेगा? आइडेंटिकल रहेगा। क्या चीज? शेप रहेगा, उसका साइज रहेगा और क्या रहेगा? मास रहेगा। अगर एक 2 AMU निकला तो सारा एलिमेंट्स, सारा एटम्स जो होगा उस एलिमेंट का, सारे का 2 AMU, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर वो डिफरेंट, देखिए जैसे कार्बन एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन एलिमेंट्स है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हो गया। वो डिफरेंट एलिमेंट्स जो होगा हैविंग डिफरेंट मासेज। आप देखिए इसका मास अभी बताए ना, मान लेट कीजिए इसका अगर 2 AMU है, इसका मास 3 AMU है। क्यों? 2 AMU कभी नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा या उससे कम, ये तो अभी एक्सपेक्ट मान रहे हैं, ऐसा कुछ कंसेप्शंस नहीं है, है ना। यहां इसका अगर 2 AMU तो ये डिफरेंट नाइट्रोजन आ गया ना, यहां पर क्या है? कार्बन है ना। कार्बन एलिमेंट्स से या नाइट्रोजन एलिमेंट्स के, इसका मास अलग होगा, इसका शेप अलग होगा, इसका साइज अलग होगा, इवन कि दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? अलग होगा। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी दोनों का क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, जो पीरियोडिक टेबल में आपका एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, उसके जितने एटम्स होंगे वो एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। किसमें नहीं मैच करेंगे? शेप में, साइज में, मास में। अकॉर्डिंग टू किनके द्वारा? जॉन डाल्टन। अब आगे उनका डिफेक्ट है वो अलग बात है, लेकिन ये जॉन डाल्टन वो बात बता दिए। ओके, तो हम लोग उम्मीद करते हैं थर्ड पॉइंट आप समझ गए होंगे। ये सिमिलर का हो गया, ये डिसिमिलर का हो गया। नेक्स्ट कहता है कि अगर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, हो सकता है कि इसके 10 एलिमेंट्स से 10 एटम्स हैं, तो वो एक कार्बन का 10 जो एटम्स है वो आपस में कंबाइन कर सकता है, एक दूसरे से कंबाइन करेगा, 10 कंबाइन करेगा। तो उससे जो कंबाइन करने का जो फलस्वरूप जो बनता है, इसको जो बनेगा, जैसे अब कार्बन है और कार्बन कंबाइन किया तो C2 बनाए, क्या बनाया? यहां पर C2 बनाया, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। इसको हम लोग अभी क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। लेकिन डाल्टन उसका नाम दिए थे, देखिए डाल्टन के हिसाब से उसका नाम हो गया कंपाउंड एटम। देखिए इसका नाम अंडरलाइन कर दिया है, कौन एटम हो गया? कंपाउंड एटम। वो कह रहे हैं कि अगर सेम एक एटम है, ये भी एटम है, कंबाइंड किया, या कार्बन के साथ नाइट्रोजन, ये कार्बन के एलिमेंट्स का एटम है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट्स का एटम है, ये अगर CN हुआ तो ये भी, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड एटम। इसको भी कंपाउंड एटम, यानी सिमिलर से भी कंपाउंड एटम और डिसिमिलर से भी कंपाउंड एटम बनता है। उस कंपाउंड एटम का अभी के समय में हम उसका नाम क्या दिए हैं? मॉलिक्यूल नाम दिए। तो व्हाट इज कंपाउंड एटम? अगर हम लोग इसको मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे हमारा दो अलग अलग चीज है, इसको आपस में कंबाइन कर गए, ये ब्लैक का ब्लैक के साथ कंबाइन किया तो सेम मार्कर का दोनों पार्ट्स था, तो ब्लैक ब्लैक कंबाइन हुआ, तो ये भी होगा सिमिलर, ये सेम एटम से बना हुआ है, एक ही एलिमेंट्स का है। अगर हम दूसरे एलिमेंट्स का ले लिए, ये यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर ग्रीन देख रहे हैं, और ये ब्लैक है, ये कंबाइन कर लिया, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स का हुआ। इसके डाल्टन के हिसाब से ये हमारा क्या हो गया? कंपाउंड एटम। तो सिमिलर से भी कंपाउंड एटम और डिसिमिलर से भी कंपाउंड एटम। ये 4 पॉइंट्स हुआ
इनका, और रेस्ट अब बताए टोटल 8 पॉइंट्स है, 4 और पॉइंट्स है, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब नेक्स्ट है, जैसे 4 पोस्टुलेट हम लोग पढ़ लिए थे, तो यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर क्या हो, 5 होगा, 5 6, ये 7 हुआ, और ये क्या हुआ, 8। अब देखिए क्या पोस्टुलेट से क्या पॉइंट्स इस पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब है आप देखिए, रेशियो ऑफ एटम्स, कोई भी जैसे बताए ना कि 2 एटम्स है, चाहे एक ही एलिमेंट का दोनों एटम्स हो, वो भी आपस में कंबाइन करेगा तो कंपाउंड एटम बनाएगा, इसे पीछे पढ़ा है। और अगर अलग अलग का है तब पर भी कंपाउंड एटम्स बनाएगा। तो वही कह रहा है कि रेशियो ऑफ एटम्स इन कंपाउंड एटम, जिसका नाम क्या हो गया, मॉलिक्यूल, मस्ट बी किस में होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। ये फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। सिंपल होल नंबर में क्या होगा, जैसे 1:1 हुआ, जैसे 1:2 हुआ, जैसे 2:, क्या हुआ, 3 हुआ है, एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं, सो ऑन सो ऑन, ऐसे बहुत सारा रेशियो हो सकता है, और हमेशा सिंपल में। इसका मतलब क्या हो, इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि ये सारा हमको कह रहा है कि फ्रैक्शन में अगर होगा तब तो ये कंपाउंड एटम्स का जनरेशन नहीं होगा, यानी जो भी एटम्स का रेशियो होगा वो सिंपल में होगा। ओके, नेक्स्ट कहता है कि एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, उसकी जो एटम्स होंगे वो कंबाइंड करेंगे डिफरेंट रेशियो में टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। अगर डिफरेंट रेशियो में माने कंबाइंड होगा तो एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, पॉइंट्स को हम समझा हटा रहे हैं, इसको समझा देते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट्स को। जैसे सपोज कीजिए कि कार्बन है मेरे पास, क्या है, कार्बन है। कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइंड किया तो कार्बन का जो एटम्स हुआ ऑक्सीजन के एटम से कंबाइंड हुआ, ध्यान दीजिए, तो क्या बनेगा, एक स्पेशल कंडीशन पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। यहाँ 2 मोल ले लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें एटम का रेशियो देखिए, इसके हिसाब से क्या रेशियो है, 1:, क्या हो गया, 1:1 है। वही कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो CO2 भी बनाता है। तो यहां पर वही कार्बन ऑक्सीजन अलग कंडीशन में कंबाइन किया तो यहां 1:2 क्या बना, 2 बना। तो अलग अलग एटम्स हैं, वो अगर 2 तरह का कंपाउंड बनाएगा तो उसका रेशियो जो होगा, यही कह रहा है, टू फॉर रेशियो फॉर मोर देन 1 कंपाउंड्स, उसका रेशियो क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखिए 1:1 है, 1:2 है, डिफरेंट है। इसी प्रकार आपको कह सकता है कि दूसरा एग्जांपल में सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइंड हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। फिर सल्फर ऑक्सीजन से भी कंबाइंड होता है, स्पेशल कंडीशन में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। यहाँ रेशियो अगर हम निकालेंगे तो यहाँ 1:2 क्या है, 2 है, और यहाँ रेशियो निकालेंगे तो 1:2 क्या, 3 है। तो डिफरेंट एटम था ना, सल्फर अलग है ऑक्सीजन अलग है, तो उसका जो कंपाउंड बना वो क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये पॉइंट नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट कहता है कि जो एटम्स होते हैं, जो भी एटम्स हैं, ऑल एटम्स जो भी होंगे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सब आदमी जानते हैं एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डाल्टन दैट टेक्स पार्ट इन किस में, केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शंस होगा डाल्टन के अनुसार से वो रिएक्शन में एटम से ही भाग लेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से वो भाग लेगा, ठीक है। दैट इज, इसका कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब है कि पूरा एटम्स भाग लेगा, होल एटम। ऐसे नहीं है कि एटम्स है, मान लो ये एटम्स है, ये प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा कि एटम्स को काट दिए तो आप कटा हुआ एटम्स है ये आधा ही प्रोडक्ट बना, ऐसे नहीं होगा, ये पार्ट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। इसका मतलब क्या, पूरा का पूरा एटम्स रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में क्या होगा बता, कन्वर्ट होगा, पूरा एटम्स भाग लेगा, यानी रिएक्शन के दौरान एटम्स का कोई नुकसान नहीं होता, जितना रिएक्ट बिफोर रिएक्शन वही आफ्टर द रिएक्शन। तो इसीलिए मास हमेशा का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये ओबे कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड। कोई भी रिएक्शंस में एटम, हम जैसे अभी बताए ना, रिएक्शंस हुआ, जो एटम्स था वो कटा नहीं, वो केवल कन्वर्ट हो गया। तो एटम्स
जो हम लोग किसी भी रिएक्शन में ना बन सकता, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना एटम्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ये कंप्लीटली ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये 8 पोस्टुलेट्स हुआ। तो अब हम लोग को क्या 8 पोस्टुलेट में देख लिए। अब पूछता है, आपका क्वेश्चन पूछता है, देखिए बोर्ड का क्या क्वेश्चंस पूछता है कि ये जो पोस्टुलेट आप पढ़े हैं इसमें आठों का एविडेंस दीजिए कि कौन कौन एविडेंस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को ओबे कर रहा है, कौन कौन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को क्या ओबे कर रहा है। जैसे अभी 8 पॉइंट पढ़े हैं ना, तो क्या कर रहा है, तो हम दोनों में कंपेरिजन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का वीडियो ऑलरेडी आप पीछे हम बना चुके हैं, देख लीजिएगा। वो सारे उसमें जो 6 लॉ है, वो 6 लॉ में कौन कौन सा लॉ को यहां पर क्या ओबे आउट हो रहा है, तो वो पूछता है कि आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का रिलेट कीजिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, तो उसको बताने जा रहे हैं। देखिए पॉइंट्स नोट कीजिए। चलिए अब क्या देखना है कि अभी जो हम लोग पॉइंट्स 8 पॉइंट्स पढ़े हैं किनका, जॉन डाल्टन्स का, उसका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या उसका रिलेशन है। देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम जैसे वीडियो बना चुके हैं, आप देखिए जाके इसमें अपने चैनल पे, तो उसमें देखिएगा कि पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो बताता है कि रिएक्शन के दौरान मास का कोई लॉस नहीं होता, जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट का, ब्रीफली बता रहे हैं। दूसरा कहता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, वो कहता है कि एक सब्सटेंस को किसी भी चीज़ से बनाइए, उसका जो मास रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे सोर्स कुछ भी हो। थर्ड कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, कहता है कि दो एलिमेंट्स लेते हैं, उससे अगर 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक का रेशियो सेम रहेगा और दूसरे एटम का रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल में होगा, जो जॉन डाल्टन दिए थे, जो यही साइंटिस्ट डाल्टन्स लॉ के नाम से फेमस हुए। नेक्स्ट है फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, जो बताता है कि एक फिक्स मास से अगर दो अलग अलग हम एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो जो मास रेशियो निकलेगा दो कंपाउंड में, उसमें एक का सिमिलर रहेगा और दूसरा का जो मास रेशियो बच जाएगा वो अगर हम दो अलग जो कंपाउंड लिए एलिमेंट्स लिए उसको कंबाइन करेंगे उस एक दूसरे के मल्टीपल में होगा, या एक दूसरे से मैच कर जाएगा या मल्टीपल में होगा। तो ये होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है। और नेक्स्ट जो लॉ जो फिफ्थ लॉ था लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, वो कहता है रिएक्टेंट्स और रिएजेंट अगर दोनों गैस है, अगर मिल के प्रोडक्ट भी गैस बन गया तो दोनों जो गैस सभी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर बन रहा है तो दोनों का वॉल्यूम रेशियो जो होगा रिएक्टेंट रिएजेंट एंड प्रोडक्ट का वो सिंपल मल्टीपल में होगा। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो गेल-लेशैक्स दिए थे। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ क्या, एवोगाड्रोस। एवोगाड्रो से आप बताए थे अगर कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, दो कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, उसमें डिफरेंट गैस अगर डाल रहे हैं उसमें नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स गैस का आएगा, चाहे गैस कुछ भी हो, वो हमेशा दोनों कंटेनर में एक ही जैसा होगा। यानी एक में अगर नाइट्रोजन रखे दूसरे में अगर हाइड्रोजन रखे, तो अगर नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम है 1 मोल्स का, इससे नहीं मतलब है, हाइड्रोजन का मास 2, इससे नहीं मतलब है। अगर नाइट्रोजन उस डब्बा में अगर 6 मॉलिक्यूल हटेगा तो हाइड्रोजन भी 6 हटेगा। ये हो गया लॉ ऑफ क्या, एवोगाड्रो, इसको हम लोग प्रूव भी किए थे। तो ये ब्रीफली हम बता दिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी जो हम लोग 8 पढ़े हैं वो 8 से इसका कहीं ना कहीं रिलेशंस है। देखिए पहला जो अभी पढ़े थे, फर्स्ट जो पोस्टुलेट पढ़े थे, और 8 लास्ट जो पढ़े हैं अंतिम वाला के मैं एटम नाइदर भी क्रिएटेड और नॉर भी क्या डिस्ट्रॉयड, यानी क्या रिएक्शन से पहले भी वही था रिएक्शन के बाद भी वही था, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो पहला पॉइंट हुआ, क्या हुआ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि ओबे, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ओबे करता है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन ओबे करता है। तो अभी आपको अभी तो पॉइंट्स आप 1 2 से 8 बनेबे किए हैं, उसको लिख देना पड़ेगा कि पॉइंट हमको पोस्टुलेट नंबर 1 एंड पोस्टुलेट नंबर क्या 8। 1 भी यही कहता है कि एटम्स जो होता है, जो भी मैटर एक्सट्रीम पार्टिकल से बनता है जिसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते, काट नहीं सकते हैं, यानी जो रिएक्टेंट में रहेगा पार्टिकल वही क्या होगा, प्रोडक्ट में रहेगा। तो ये भी पॉइंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है। कुछ हद तक पॉइंट नंबर पोस्टुलेट नंबर 7 भी ओबे कर रहा है इसको। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। डेफिनिट का ही दूसरा नाम है कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट
प्रपोर्शन। तो ये जो होता है अभी हम लोग पढ़े हैं ना, अभी जो पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, पॉइंट नंबर 5 में क्या बताए हैं कि अगर आपस में कंपाउंड एटम बनेगा तो उसका जो रेशियो होगा एटम का वो बिल्कुल क्या होगा, सिंपल होल नंबर में आएगा। सिंपल होल नंबर मीन्स क्या, कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5, यानी लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रपोर्शन को पोस्टुलेट नंबर कौन ओबे कर रहा, ये पोस्टुलेट नंबर हमको 5 ओबे कर रहा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में कौन सा, अभी देखिए पॉइंट नंबर 6 अभी बताए हैं ना कि पॉइंट नंबर 6 क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइंड हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, है ना। पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड अभी बनाए हैं, और दूसरा कार्बन ऑक्सीजन अलग कंडीशन में अगर कंबाइंड है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसका अगर मास रेशियो नहीं, हम एटम का भी रेशियो निकालेंगे तो एटम का रेशियो क्या होगा, 1:1, यहाँ पर यहाँ 1:2 क्या होगा 2। देखिए एक तो कॉमन हुआ, दूसरा 1 और 2 है, एक दूसरे के क्या है ट्वाइस टाइम में, मल्टीपल टाइम में है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल को भी ओबे करा है। कौन पॉइंट ओबे किया, ये पॉइंट पोस्टुलेट नंबर क्या हो गया 6 ओबे किया। ओके फिर इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखें, इनडायरेक्टली देख सकते हैं लॉ ऑफ किसको, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, जो बताए हैं रेसिप्रोकल प्रपोर्शन उसको भी ओबे कर रहा है कौन, अभी जो बताए हैं पॉइंट नंबर क्या हो गया 5, क्योंकि वो क्या होगा रेशियो अगर सिंपल रेशियो में होगा तो वो बताए थे आपको कि इसमें ध्यान देना है कि अगर हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, इससे अगर कंबाइंड किया हाइड्रोजन कार्बन से तो CH4 बना, यहाँ H2O बना। अब इसका मास रेशियो निकालिए, CH4 का, C का मास कितना होता है 12 और इस 2 क्या हो गया 4, अगर कट जाएगा तो क्या हो गया 3:2 क्या हो गया 1। H2O का मास निकालिए तो H2O का क्या हो गया, यहाँ पर कितना 2 और 2:2 क्या हो गया 16, कट गया तो क्या 1:2 क्या हो गया 8। अब देखिए दोनों में 1 आ गया, 1 कॉमन है दोनों में ना, यहाँ 3 और 8 बचा, तो 3 और 8 बचा, निश्चित अगर ये दोनों आपस में कंबाइंड किया C और O तो क्या CO2 बनेगा ना। तो अगर CO2 बन गया तो CO2 में क्या होगा 12:32, अगर काट देंगे तो क्या 3:2 क्या होगा 8, यानी ये इससे क्या किया मैच किया। इसका डायरेक्ट पूरा वीडियो बना चुके हैं, देखिएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो यानी क्या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन को भी ओबे किया, कौन सा लॉ ओबे किया, पोस्टुलेट नंबर क्या हो गया 5। तो पोस्टुलेट नंबर 5 जो हुआ लॉ ऑफ डेफिनिट को भी ओबे किया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को भी ओबे किया। तो इस प्रकार हम लोग डाल्टन्स लॉ का पूछ सकता है कि डाल्टन्स लॉ का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन इसका पॉइंट्स को नोट कर देना है। ओके अब इस लॉ का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, बहुत कुछ वो नहीं बता पाया। अब क्या नहीं बता पाया इसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। चलिए अब हम लोग जान लें कि डाल्टन्स इतने मेहनत किए, इतने कॉन्सेप्ट्स डाले और उस कॉन्सेप्ट में क्या ड्रॉबैक है। तो पहले ड्रॉबैक से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि डाल्टन साहब का नाम इसलिए इतना फेमस हो गया कि पहला ये एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट माइलस्टोन इन्हीं का है। माइलस्टोन समझ रहे हैं ना, पहला जो चेंज ड्रास्टिक जो कॉन्सेप्चुअल चेंज जो दिए एटम्स के बारे में, फर्स्ट दिए यही जो इनर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ाई दिया। पॉइंट्स नोट कीजिएगा, दिमाग सेट कीजिएगा कि क्या, पॉज करके के सुनिए, एकदम ध्यान दीजिए, स्किप नहीं करना, स्किप नहीं करना है। क्या करना है कि पहला माइलस्टोन पूरे एटॉमिक्स मॉडल का इन्हीं डाल्टन्स का हुआ। क्यों हुआ कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर पर बेसिकली ध्यान दिए और जो आने वाले साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छा इनिशिएशन हुआ, शुरुआत हुआ, इनका कॉन्सेप्ट का शुरुआत इन्हीं से हुआ था, इसीलिए इनके मॉडल को बहुत ज़्यादा खासियत है। 20वीं सेंचुरी में जो अर्लियर में आप देखिए होगा 1900 के आसपास में बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए थे, जिनमें जे थॉमसन बहुत फेमस थे, 1904 में प्लम पुडिंग मॉडल दिए थे। नेक्स्ट आए रदरफोर्ड आए जो एटम को खोजते, उसके न्यूक्लियर मॉडल न्यूक्लियस को खोज डाले। इसके बाद आए नील बोर्स आए, बहुत सारा साइंटिस्ट अपनी अपनी अप्रोच दिए, लेकिन सारे अप्रोच जो हुआ उसका कहीं ना कहीं इनिशिएशंस शुरुआत जो गुड एविडेंस के साथ एक्सप्लेनेशन ये डाल्टन्स का है। इसीलिए डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल जो है वो माइलस्टोन है किसका, एटॉमिक मॉडल के हिस्ट्री में।
ओके तो इनमें तभी इनमें कुछ ड्रॉबैक तो हुआ। कोई भी काम कीजिएगा तो 100% तो सक्सेस नहीं होगा। कुछ काम इनमें क्या क्या मेन ड्रॉबैक है वो हम आपको बता रहे हैं, नोट कर दिए हैं, समझा देते हैं। ध्यान दीजिए कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन LCC, इसको शॉर्ट में बहुत जगह LCC लिखा रहता है। एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू मास, हमेशा मास के अनुसार हमेशा गौर किए। लॉ ऑफ के मास कंजर्वेशन, मास रेशियो, सब में हमेशा मास पे डिपेंड किया है। लेकिन आप जानते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स का भी थ्योरी मासे पर चर्चा है कि रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट के मास एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट, सब मास पर है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो गेल स्टैक नाम के साइंटिस्ट दिए थे। इनको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया। फर्स्ट ड्रॉबैक ध्यान देना, गैस के बारे में कोई आइडिया नहीं, मास के बारे में पूरा आइडिया। It can't provide any idea about why atoms of different elements having different masses। क्यों, हम तो भी पढ़े हैं ना कि डिफरेंट एलिमेंट्स का मास डिफरेंट होगा। सेम एलिमेंट्स का जो जितने एटम्स होंगे वो सारे का मास, शेप, साइज सेम होगा। क्यों डिफरेंट होगा, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं दिए। जैसे आप जानते हैं, उससे सिमिलर में भी नहीं दिए थे। ये जानते हैं ना कार्बन 12 है और कार्बन 14 है, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं दिए। कार्बन 12 आइसोटोप्स का जो कॉन्सेप्शंस था उसके बारे में भी एटॉमिक, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कोई आइडिया नहीं। लेकिन ये बेसिक आइडिया नहीं दिए कि क्यों एटम्स जो होता है डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट शेप एंड साइज का हो जाता है, क्यों एक दूसरे से मैच नहीं करता। सब तो एटम ही है, नाइट्रोजन का एटम अलग और ऑक्सीजन का एटम का स्वभाव अलग होता है। क्यों होता है इसके बारे में ये थ्योरी कोई आइडिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कोई आइडिया नहीं दिया। नेक्स्ट है व्हाई फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एटम। कंपाउंड एटम जिसको हम लोग अभी क्या बोले हैं, मॉलिक्यूल अकर्स बाय एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। क्यों एक दूसरे में कंबाइंड क्यों करता है, क्यों हम अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ दिए कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, क्यों कॉम्बिनेशन हुआ, कौन सा ड्राइविंग फोर्स इसके पर है, इसके बारे में भी डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल कोई आइडिया नहीं दिए। देखिए जो भी ड्रॉबैक है वो सब नेक्स्ट जो मॉडल सब आया वो सारा को एक्सप्लेन किया हुआ, इसलिए उस पॉइंट पर हम लोग गौर करते हैं। तो कंपाउंड एटम्स के बीच में जो एटम्स का सिमिलर या डिसिमिलर हो कि कौन सा ड्राइविंग फोर्स है उसके बारे में चर्चा नहीं करते। थर्ड हो गया डिफेक्ट नंबर 4, व्हिच बाइंडिंग फोर्स ऑफ एटम और कंपाउंड एटम दैट डेवलप 3 फिजिकल स्टेट। आप जानते हैं कि एटम्स आप पढ़े हैं सॉलिड स्टेट में, जब एटम्स क्लोजली पैक्ड हो गया तो उसको हम लोग सॉलिड कहेंगे, जब लूजली पैक्ड हो गया तो लिक्विड कहेंगे, बहुत लूजली पैक्ड डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया तो गैस कहेंगे। तो इसमें कौन सा बाइंडिंग फोर्स ऑपरेट होता है कि एक चीज़ को वही एटम के कम्बिनेशन को सॉलिड बना दिया, वही एटम के कम्बिनेशन को लिक्विड बना दिया, वही एटम को गैस बना दिया। इसके लिए कौन सा बाइंडिंग फोर्स है जिसको एक्सप्लेन करने में ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बिल्कुल फेल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप जानते हैं कि दिस थ्योरी के बारे में बताया कि ये नहीं कोई आइडिया नहीं दे पाए क्या अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट माने एलिमेंट का सबसे अल्टीमेट पार्टिकल कौन है और कंपाउंड का कौन अल्टीमेट पार्टिकल है, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। यही कह रहे हैं कि दिस थ्योरी कांट गिव एनी आइडिया अबाउट अल्टीमेट मैंने बहुत छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और क्या कंपाउंड, इसके बारे में कोई डिफ्रेंशिएट कोई बेसिक्स आइडिया नहीं दी। एटम्स के बारे में बताए लेकिन अल्टीमेशन होगा कि नहीं होगा और क्यों वो अल्टीमेशन कंपाउंड्स का क्यों नहीं होता है, इसके बारे में भी ये थ्योरी, क्योंकि एटम कंपाउंड मिक्सचर ऑल दीज आर क्या मैटर, और ये थ्योरी तो मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया ना, तो ये सब वो उसमें उसका शॉर्ट कमिंग हो गया, लिमिटेशंस हुआ, क्योंकि उस समय में बताते इक्विपमेंट का बहुत सारा अभाव था, बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स था, इसे नहीं बता पाए। खैर बहुत हद तक ये हमारे एटॉमिक जो हमारे आने वाले साइंटिस्ट के लिए बहुत ये रूट प्रोवाइडर हुआ, यही सब रूट प्रोवाइड करके डिफरेंट मॉडल्स आया था। उम्मीद करते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल आप जरूर जो पढ़े थे उससे ज़्यादा ही सीखे होंगे, जितना पीछे क्लासेस में पढ़ चुके थे उससे ज़्यादा ही सीखे होंगे। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा जरूर आप कमेंट दीजिएगा, हेल्दी कमेंट होना चाहिए। कमेंट होने से क्या होता है, उत्साह बढ़ता है, अगर आपको हमको सुधारने का और मौका मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए।
ठीक है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आज हम लोग इसको कंप्लीट किए इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि जरूर आप लोग कुछ अपने नॉलेज को जरूर इन्हेंस किए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।